हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनको हम जो कल क्वेश्चन नंबर 3 तक सब्जेक्टिव जो होते हैं उनको कर लिए थे। अब आज प्रश्न नंबर जो चौथा था उसमें का अथवा वाला क्वेश्चन हम करेंगे। इसके पहले के यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक जो हैं उन पर कह रहा है कि लगने वाला बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम समझते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। ये नियम कई बार परीक्षाओं में आता है, लगभग हर बार आता है, तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, तो इसमें यही होता है कि जब हम अपने बाएं हाथ के उंगली, अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा उंगली, इन 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि चालक पर लगने वाला बल, जो चालक पर लगने वाला बल होगा वह अंगूठा जो होगा किसको दर्शाएगा, वह लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तर्जनी उंगली इस प्रकार बनाते हैं हम कुछ। उंगलियां ज्यादा हो गई क्या दोस्तों? ये मान लो हमारा बाएं हाथ का क्या बना है, चित्र बना है, जिसमें अंगूठा जो होगा ये क्या दर्शाएगा, बल को दर्शाता है, चालक पर लगने वाला बल। और तर्जनी उंगली जो होगी यह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र। और माध्यमा उंगली जो होती है यह विद्युत धारा को बताती है। किसे? विद्युत धारा को दर्शाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा और अंगूठा, इन 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि चालक पर चालक पर लगने वाला बल, जो चालक पर लगने वाला बल होगा उसे अंगूठा दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी उंगली दिखाती है, और विद्युत धारा किसे प्रदर्शित करती है, तो विद्युत धारा जो है माध्यमा उंगली किसे प्रदर्शित करेगी, यह विद्युत धारा को बताती है। तो बाएं हाथ का नियम कुछ यही है। देखिए, जैसे ये तुम्हारा बना है, अंगूठा क्या इसमें दर्शा रहा है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल बता रहा है। तर्जनी उंगली जो है ये है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और माध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को बताती है। तो बाएं हाथ के नियम के अनुसार हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा इस प्रकार लंबवत फैलाते हैं। मित्रों, क्या करते हैं, इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। इस प्रकार लंबवत एक दूसरे के फैलाएं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को तर्जनी उंगली, मित्रों अंगूठे के पास वाली उंगली होती है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
और माध्यमा उंगली माध्यमा उंगली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो मित्रों ये रहा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हम अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा इनको इस प्रकार फैलाएं एक दूसरे के लंबवत कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा किसे बताता है? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। और तर्जनी जो उंगली होती है यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। माध्यमा उंगली जो होती है यह विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। यह फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहलाता है। यह हर बार परीक्षा में आता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। इनके कुछ नाम दिए गए हैं, जिनकी आईपीएससी नाम दिए गए हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनकी संरचना बनाने को बोल रहा है। संरचना में क्या लिखेंगे? जैसे हमारा पहला है ब्यूटेनोन, तो और दूसरा हमारा कौन सा है? मेथिल प्रोपेनोन। तो ब्यूटेनोन में इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CO CH3। तो मित्रों इसका नाम पूछा, इसकी संरचना बनाने को बता रहा था, इसको हमने क्या कर दिया? ब्यूटेनोन। क्योंकि ये वाला हमारा क्या है? कीटोन समूह है, जिसमें CO लगा होता है। क्या होता है? कीटोन समूह होता है। कीटोन क्या होता है मित्रों? ये तुम्हारा कीटोन इसमें है। और कीटोन समूह जब होता है तब पीछे क्या लगता है? ओन जुड़ जाता है। और कार्बन इसमें कितने हैं? तो 1 2 3 और 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है। और कीटोन के लिए ओन होगा पीछे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। यानी कि 4 के लिए क्या होगा दोस्तों? 4 के लिए होता है ब्यूट। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट होगा। 4 के लिए ब्यूट होगा। और सब में क्या लगा? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? एन लगेगा। इसी के साथ में जो क्रियात्मक समूह हमारा ये वाला जुड़ा हुआ है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होता है ओन। तो इसको जोड़ देंगे, सब टोटल जब जोड़ेंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन होगा। क्या होगा? ब्यूटेनोन होगा। तो इसकी संरचना हमसे पूछी गई थी, जो ये हमारी बन गई है। क्या होती है? CH3 CH2 CO CH3। तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा? CH3 CH2 CO CH3। निम्नलिखित प्रत्येक यौगिकों के 2 उदाहरण लिखिए। जैसे बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के पूछा गया है 2 उपयोग। मित्रों यहाँ पर था 2 यौगिकों के 2 उदाहरण लिखिए। जैसे बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनके उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा यानी कि ये खाने वाला सोडा होता है। कौन सा होगा? खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके उपयोग, जैसे बेकिंग सोडा जो होता है यह खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है, कुछ औषधियों में भी होता है। और यह बेकरी उद्योग में किया जाता है। बेकरी उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो होता है, इसका फार्मूला होता है, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम होता है। इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में,
साबुन बनाने में किया जाता है। किसी भी पदार्थ को क्षारीय बनाने में किया जाता है, क्योंकि मित्रों ये क्या है, क्षार है। क्षारीय बनाने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये क्या है मित्रों, एक क्षार है, प्रबल क्षार है। कैसा है, ये एक प्रबल क्षार होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, इसका पीएच मान लगभग 14 होता है, यानी कि 7 से काफी ज्यादा होता है, इसीलिए क्या है, प्रबल क्षार होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। ये कुछ अभिक्रिया दी गई हैं, रासायनिक अभिक्रिया, इनको क्या करना है, संतुलित करना है। जैसे पहली अभिक्रिया है Cu2S प्लस O2। इसके बाद में इधर दिया है उत्पाद के रूप में Cu2O प्लस SO2। क्या दिया गया है, SO2 दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मित्रों इसको बैलेंस करना है। बैलेंस संतुलित करने का मतलब जितने इधर दिए हैं अभिकारक के रूप में, उतने इधर साइड में उत्पाद होने चाहिए। इस एरो के इधर वाले होते हैं अभिकारक और इधर वाले क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो जितनी संख्या में इधर कोई भी तत्व दिए गए हैं उतने ही इधर होने चाहिए। तो यहाँ पर Cu2 इधर दिया है, Cu2 इधर दिया है, S यहाँ पर कितना है, 1, O इधर कितने हैं, 3 हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले O बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 से गुणा करा दें तो 2 दूनी कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए मित्रों, यहाँ पर O कितने हो गए, 4 हो गए। 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। अब गुणा हम कराते हैं 2 से, कहाँ, इसमें गुणा करा दो तो 2 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो। S कितने हो गए, यहाँ पर S हो गए 2, लेकिन इधर S कितना है, इधर सल्फर 1 ही है। यहाँ भी क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें तो 2S इधर हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 2, लेकिन कापर यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। अब देखिए यहाँ पर कापर कितने हैं, 2 दूनी 4, 4 कापर यहाँ पर हैं, 2 दूनी 4 कापर इधर हैं। S कितने हैं इधर, तो सल्फर इतने इधर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ सल्फर कितना है, 2 है। O इधर कितने हैं, तो इसकी गुणा इसमें कराइए तो 2 दूनी 4, O यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, 4 2 कितने हुए, 6। यहाँ भी 2 दूनी 4, 4 ही है ना, तो इसमें हम क्या करें, 3 से गुणा करा दें। अब 6 हो गए। तो ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 6 हो गए। इधर भी कितने हैं, 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी कि हमारी अभिक्रिया जो है बैलेंस हो गई। यही संतुलित करना होता है, अभिक्रियाओं को संतुलित करना था। संतुलन का मतलब इधर अभिकारक जितने हैं उतने इधर उत्पाद होने चाहिए। अब इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया दी गई है CO2। अगली है CO2 प्लस H2O एरो। उसके बाद में C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा है 6O2। अब कह रहा है इसको संतुलित कीजिए। सबसे पहले हमें देखना है ये संतुलित है या नहीं है। बहुत सारी अभिक्रियाएं पहले से संतुलित होती हैं, तो उनमें किसी भी चीज की गुणा भाग नहीं कराना होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 6 है, यानी कि इधर कार्बन जो है 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करा देंगे, क्योंकि अभिक्रियाएं बैलेंस नहीं थी। बैलेंस होती जितने इधर कार्बन थे उतने यहाँ भी होते। अब कार्बन कितने यहाँ पर हैं, 6 हैं, यहाँ भी कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए क्या O यहाँ पर बराबर हैं 6 की, इसकी गुणा 2 में कराओ, 6 दूनी 12, 12 एक यहाँ कितना हुआ 13, इधर कितने हैं 6 और 6 दूनी 12, 12 6 यहाँ पर कितने 18 O हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो O की संख्या है वह अभिकारक से उत्पाद में ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या कर दें, इसमें गुणा करा दें, किससे, 12 से करा दें या 6 से करा दो। तो 6 O यहाँ पर हैं, 6 दूनी 12, 12 6 कितने हो गए 18। यहाँ पर कितने 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं 12, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 18। अब कार्बन यहाँ पर तो 6 है ही, 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 की गुणा किसमें कराओगे, इसमें 6 में, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, इधर भी कितने हैं 12 हैं। अब तो बैलेंस लग रही ना अभिक्रिया पूरी। यहाँ पर 6
6 और 12 18 ऑक्सीजन हो गए, 6 कार्बन। अब अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुलित हो गई। यही हमको करना था, बैलेंस करना था, जितने इधर हैं उतने इधर होने चाहिए। तो 6 दूनी 12 यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और 6 यहाँ पर, तो 12 + 6 कितने 18। यहाँ भी कितने हैं 18 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है 18, कार्बन कितना 6, इधर भी कितना 6, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 दूनी 12, यहाँ भी कितना है 12। तो हमारी अभिक्रिया दोनों जो हैं बैलेंस हो गए हैं, यही बैलेंस करना इसमें था। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी कहा गया है, पहली अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया और सजातीय श्रेणी। इनके बारे में जो है कहा गया कि इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहले बात, तो पहले हमारा प्रश्न नंबर का जो है इसको हम हल करेंगे कि पहला ये जो है तुम्हारा कौन सा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है दोस्तों, जैसे किसी भी घर में या गांव में 2 लोग हों, एक क्या हो ज्यादा ताकत वाला हो, एक हो कम ताकत वाला, यानी कि एक पावरफुल हो और एक के पास कम पावर हो। तो जिसके पास कम पावर है उसको सभी सताते हैं, कुछ वही इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसमें जो होता है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, उसको प्रतिस्थापित करके या उसको विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक छोटी चीज है, ये यहाँ पर कोई क्या है, एक बड़ी चीज है, इसके पास क्या है पावर ज्यादा है, इसके पास पावर क्या है ज्यादा है। अब इसके पास पावर कैसी है, कम है, कम पावर वाला है। अब ये क्या करेगा, इसकी जगह जो है इसको कुछ अच्छी लगे तो ये क्या करेगा, इसको छीनने की कोशिश करेगा, यानी कि अब इसको विस्थापित कर देगा। जहां पर ये था वहां पर कौन सा, ये बड़ा वाला आ जाएगा और इस छोटे वाले की जगह पर ये वाला होगा, यानी कि यहाँ पर पड़ोस में इसकी जगह पर कौन आएगा, इधर छोटे वाले को कर देगा और बड़ा वाला कहाँ जाएगा, ये बड़ा वाला उसकी जगह को ले लेगा। यानी कि इन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, पहले ये उसके उधर था अब कहाँ पर आ गया, इधर आ गया, ये ज्यादा पावर वाला है, जगह बदल गई ना, तो प्रतिस्थापन हुआ। प्रतिस्थापन का मतलब जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर या प्रतिस्थापित करके उसका स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम आगे लिख रहे हैं, क्या होती है, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मित्रों FeCuSO4, ये क्या है मित्रों, आयरन है, ये क्या है आयरन है, इधर क्या है कॉपर सल्फेट है, क्या है ये कॉपर सल्फेट है। अब इसमें कॉपर जो है, कॉपर क्या होता है, इस आयरन से कम क्रियाशील होता है। ये यहाँ पर क्या Fe जो है आयरन है, लोहा है,
कॉपर क्या है, यहाँ पर Cu है। अब ये कॉपर जो होता है Fe से कम क्रियाशील होता है। आप कहेंगे हम कैसे जानेंगे कम कौन क्रियाशील है कौन नहीं क्रियाशील है? इसके लिए एक क्रियात्मक श्रेणी आती है, कौन तुम्हारी बुक में बनी होगी, उसमें से जो सबसे नीचे होगा, उस श्रेणी में सबसे नीचे जो होता है, जैसे सोना तुम्हारा Au सबसे नीचे होता है, वो सबसे कम क्रियाशील होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। और जो सबसे ऊपर होता है, जैसे तुम्हारा पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो क्रियात्मक श्रेणी होती है, उसमें सबसे ऊपर जो होता है वह क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो उसमें जो कॉपर है वह आयरन से नीचे है, इसका मतलब क्या है, कॉपर कम क्रियाशील है। अब ये क्या करेगा, ये ज्यादा ताकत वाला कौन इसमें है, ज्यादा ताकत वाला है लोहा, F आयरन जो होता है अधिक ताकत वाला है। अब क्या करेगा, इसके कॉपर को हटाकर इसकी जगह को ले लेगा, यानी कि ये तुम्हारा होगा FeSO4 प्लस, पहले इसमें कौन अलग था, आयरन अलग था, लेकिन अब अलग कौन हो गया, कॉपर। कॉपर को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। पहले SO4 की जगह के साथ में इसके साथ में कौन था, कॉपर था। अब SO4 के साथ में कौन है, Fe, यानी कि इसको इसने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। कॉपर वहां चला गया और लोहा इसके साथ में आ गया। तो विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसके स्थान को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में अगला हमारा है, अगला इसी में क्वेश्चन दिया गया है कि योगात्मक अभिक्रिया बताइए, कौन सी योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, इस पर भी हम पढ़ते हैं। जैसे योगात्मक इसी को संकलन अभिक्रिया कहते हैं, इसी को संकलन, इसी को योग अभिक्रिया, योगात्मक, और इसी को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसके मित्रों बहुत सारे नाम हैं, किसी भी नाम से आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इनको याद रखना, योगात्मक अभिक्रिया, योग अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर जो है, यानी कि अभिकारक के रूप में चाहे जितनी भी वस्तुएं हों, ये पहली है, ये दूसरी है, इधर तीसरी है, या और भी हो सकती हैं। इन तीनों को मिला करके, यानी कि इनको हम क्या कर देंगे, योगात्मक से आप समझ रहे होंगे, योग होता है, जोड़ होता है। तो योगात्मक या योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। यानी कि हम अभिकारक के रूप में इधर चाहे जितने भी अभिकारक पदार्थ ले लें, वो सभी क्या करेंगे, जुड़ करके आपस में योग कर करके इधर क्या बनाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद बनेगा। एकल का मतलब सिंगल, एक बनेगा। तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी, संकलन या योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया होती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिलकर किसी एकल उत्पाद को जब बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब वह अभिक्रिया कौन सी होती है, संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा इसकी हम लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संकलन अभिक्रिया कहलाती है। संकलन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों, जैसे तुम्हारा CaO प्लस H2O,
ये वाला मित्रों होता है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना। इसमें जैसे ही हम जल मिलाएंगे तो जल बहुत ही तेजी के साथ इसके साथ अभिक्रिया करेगा और ये बनाएगा तुम्हारा CaOH का वोल्टेज, यानी कि ये बना देगा तुम्हारा बुझा चूना। और ये अभिक्रिया मित्रों कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है। दोनों में आप इसको लिख सकते हैं, योगात्मक भी है और ऊष्माक्षेपी भी है, क्योंकि इसमें से बहुत सी क्या निकलती है? ऊष्मा इसमें से निकलती है, इसीलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी होती है और ये योगात्मक अभिक्रिया भी होती है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जो है किससे मिलेगा? H2O से, तब क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि तुम्हारा बुझा चूना का निर्माण करता है। इसके बाद में और बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं, जैसे तुम्हारा H2 प्लस I2, ये दोनों मिलेंगे तब क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करते हैं। क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। बहुत सारी होते हैं, जैसे S+O2, ये क्या बनाएगा? SO2। जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, CO2। बस इतनी बहुत सारी हो गई, इसमें से 2-3 याद कर लेना कोई, बस बाकी आती तो बहुत। जैसे अमोनिया तुम्हारी है NH3 प्लस HCl, इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे अमोनिया गैस, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा? NH4Cl। ये तुम्हारा नौसादर या अमोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब इसके बाद में अगला तुम्हारा है, और टिप्पणी लिखना है सजातीय श्रेणी पर। सजातीय श्रेणी क्या होती है? इसको मित्रों आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। सजातीय श्रेणी जो है यह भी बहुत परीक्षा में आती है। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी ये मित्रों कुछ कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका समूह होता है। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह समान होते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे CH3OH, CH3CH2OH। तो मित्रों ये हमारी सजातीय श्रेणी हो गई। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, ये कौन सी होती है? कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनके सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह जो होते हैं समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। और जैसे तुम्हारा CH3OH, CH3CH2OH, मेथनॉल और एथनॉल जो है इसके कुछ क्या है? एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। अथवा में दिया था, इसमें से हमको एक करना होता है। तो ऊपर वाले हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम तुमको सब करा रहे हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं करना है। अथवा का मतलब होता है या तो आप ये नीचे वाले करिए तीनों, या तो ये ऊपर वाले 3 क्वेश्चन करिए। तो इसमें दिया है विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण जो होता है इसके 2 उपयोग पूछे गए हैं। तो विरंजक चूर्ण, पहली बात तो इसका फार्मूला क्या होता है? विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है मित्रों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक
चूर्ण होता है। अब इसके दो उपयोग पूछे गए हैं। उपयोग क्या होते हैं? उपयोग इसका तो होता है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। दूसरा होता है जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में होता है। इसके बाद में अगला हमारा उपयोग पूछा गया है। अगला उपयोग है, कह रहा कि है हमारा प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका एक उपयोग पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम पीओपी भी कहते हैं। क्या मित्रों? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो होता है इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब कह रहा है कि इसका उपयोग बताना है। उपयोग इसके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा पूछा था कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। किसमें मित्रों? टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने में प्लास्टर के रूप में जो टूटी हुई हड्डियां डॉक्टर लोग जोड़ते हैं, उसके ऊपर सफेद रंग का प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो मित्रों इसी का होता है। किसका? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरा उपयोग होता है इसका मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां व खिलौने बनाने में, मित्रों एक पूछा गया था उपयोग इसका, लेकिन लिख लीजिए घर की सजावट में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जितना वहां पर पूछा जाए आपसे परीक्षा में उतना ही लिखना है। यहाँ पर हमने 3 बता दिए, लेकिन उसमें एक पूछा गया था, तुमको एक ही लिखना है, क्योंकि वहां पर टाइम की बचत करनी है। आप 5 लिखेंगे तब भी आपको नंबर एक ही मिलेगा। तो मित्रों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ स्वागत है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।